आज जो अपना जो टॉपिक है उसका नाम है सब शब्द शुद्धि। अपन का जो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि सब शब्द क्या कहलाता है। पहले हम शब्द को जान लें, फिर जो है यहाँ पर जानेंगे कि सब शब्द में कौन कौन से विकार उत्पन्न हो सकते हैं, या शब्द सामान्यता जो है कौन कौन से तरीके से अशुद्ध हो सकते हैं, तथा उनकी पहचान करना काफी कंपलसरी रहता है। तो मैं आपको पहला पॉइंट बताता हूं कि सब शब्द क्या कहलाता है। समझना, वर्णों का वह समूह जो एक सार्थक अर्थ को दे उसे हम शब्द के नाम से जानते हैं। शब्द सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सब सार्थक शब्द और एक होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द का अर्थ होता है वर्णों का वह समूह जो एक निश्चित अर्थ को प्रतिपादित करता है, उसे हम शब्द के नाम से जानते हैं। जैसे कि मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, यदि मैं यहां पर लिखता हूं का, ये वर्णों का यह समूह क्या ये एक सार्थक अर्थ को दे रहा है? तो आंसर है साहब नहीं, ये एक सार्थक अर्थ को नहीं प्रतिपादित करता है। यदि मैंने यहां पर लिख दिया का, मा और ला, ये जो है जरूर एक सार्थक अर्थ को जरूर देता है, अर्थात कमल है, जलज है, पंकज है, ऐसे शब्दों का समूह जो एक निश्चित अर्थ को देता है उसे हम बोलते हैं सब शब्द। अब ये प्रश्न बनता है कि सब हिंदी भाषा में शब्द कहां से आए हैं? तो हिंदी भाषा में ध्यानपूर्वक सुनना, कुछ तो शब्द अपने बनाए गए हैं और कुछ शब्दों का जो है सामान्यतः अन्य भाषाओं से हमने शब्दों को ज्यों का त्यों उठाकर रख लिया है, और उन शब्दों का कुछ ज्यों का त्यों उठाने के पश्चात वर्तमान में कुछ परिवर्तित रूप भी प्रयोग किए जाने लगे हैं। अर्थात उन शब्दों को हम सामान्यतः कई भाषा एवं स्रोतों से हमने उनको उठाया है। ध्यानपूर्वक सुनना, उन्हीं के आधार पर एक शब्द का एक भेद आता है जिसका नाम है उत्पत्ति एवं इतिहास के आधार पर शब्द के भेद। क्या अर्थात उन शब्दों की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है। ध्यानपूर्वक सुनना, हिंदी भाषा में अधिकांश शब्द संस्कृत भाषा से उठाए गए हैं। जो हमने संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों उठाकर हिंदी भाषा में रख लिए हैं उनको हम बोलते हैं तत्सम शब्द, उनको हम बोलते हैं तत्सम शब्द। ठीक समझ में आई बात? तो तत्सम शब्द क्या कहलाते हैं? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों उठाकर रख लिए गए हैं उसको हम तत्सम शब्द के नाम से जानते हैं। ठीक समझ में आई बात? यहां पर पहले सुन लो, आज जो है सिर्फ सुनना है आपको ना, लिखना नहीं है। तो यहां पर मैंने पहले बतलाया सब तत्सम शब्द, तो अर्थात हिंदी भाषा में ऐसे अनेक शब्द हैं जिनको उठाया गया है ज्यों का त्यों संस्कृत भाषा से। जैसे कि मैं यहां पर लिखता हूं विद्यालय, यहां पर मैं भी लिखता हूं सब विद्यालय, यहां पर मैं लिखता हूं सब, अन्य ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनको हमने ज्यों का त्यों उठाकर रखा है। जैसे कि यहां पर शब्द है शिक्षा, यहां पर है लाभ, यहां पर है हानि, यहां पर है कई ऐसे शब्द हैं जिनको हमने जो है मूलतः संस्कृत भाषा से उठाकर रख लिया है। दूसरा होता है सब तद्भव, हिंदी भाषा में उठाए गए वे शब्द जिनकी उत्पत्ति तो संस्कृत में हुई है लेकिन वर्तमान हिंदी में उनका एक परिवर्तित रूप प्रयोग किया जा रहा है, उनको हम बोलते हैं सब तद्भव शब्द के नाम से जानते हैं। ठीक, जैसे कि मैं आपको बतला दूं, कई हैं। जैसे कि मैं यहां पर एक शब्द लिखता हूं भल्लुक, वर्तमान में भल्लुक नामक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, भल्लुक के स्थान पर हम उपयोग करते हैं भालू। अर्थात इनकी उत्पत्ति तो सब सामान्यतः संस्कृत भाषा से हुई है लेकिन हिंदी भाषा में कुछ परिवर्तन के साथ, कुछ घिसावट के साथ उनका प्रयोग किया जाने लगा है, तो उसे हम बोलते हैं सब तद्भव शब्द। तो यहां पर हमने देखा तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति भारत की भूमि पर ही हुई है तो उनको बोलते हैं देशज शब्द। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी संग्रहित कर लिए गए हैं जो विदेशी भाषा में प्रयोग किए जाते थे, हिंदी भाषा में हमने उनको जो है शब्दशः या कुछ को परिवर्तन के साथ उठाकर रख लिया है। जैसे हिंदी भाषा में हमको अरबी भाषा के भी शब्द देखने को मिल जाएंगे, फारसी भाषा के शब्द देखने को मिल जाएंगे, जापानी भाषा के भी शब्द हमको हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे अनेक शब्द हैं, पुर्तगाली भाषा के भी शब्द देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि गमला एक पुर्तगाली शब्द है, अलमारी एक पुर्तगाली शब्द है। ठीक, आदमी, औरत, आबरू, ऐसे कई शब्द जो विदेशी भाषा के शब्द हैं लेकिन हमने उनको हिंदी भाषा में अडॉप्ट कर लिया है। तो मैंने आपको बतला दिया कि साहब शब्द कहां से आए हैं, तो ये तो मैंने एक प्रकार बतलाया। आज मेरा उद्देश्य से वर्तनी शुद्धि है
और मैं वर्तनी शुद्धि के अंतर्गत कहां कहां से कौन कौन से शब्द ग्रहित किए गए हैं या उनको जो है किस तरीके से बनाया जाता है, या वर्तनी शुद्धि में हम कैसे पहचान कर पाए कि साहब ये शब्द शुद्ध है कि ये शब्द अशुद्ध है, उसके बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। ध्यानपूर्वक सुनना। अब मैं सीधे की सीधे वर्तनी शुद्धि पे आ जाता हूं, समझना। पहला नियम में एक छोटा सा बतला दूं। पहला अपन को एक जानना पड़ेगा कि साहब ये उच्चिप्त वर्ण, उच्चिप्त व्यंजन वर्ण क्या कहलाते हैं, उच्चिप्त या उत्सृप्त व्यंजन वर्ण क्या कहलाते हैं। तो ध्यानपूर्वक सुनना, ये हिंदी भाषा में स्वतः विकसित कर लिए गए हैं। ये पहले संस्कृत में नहीं थे, हिंदी भाषा ने इसको स्वतः ही ग्रहण कर लिया है। तो ध्यानपूर्वक सुनना, यदि डमरू के नीचे मैं यदि बिंदी लगा दूं और ढक्कन के नीचे यदि मैं बिंदी लगा दूं, ये उच्चिप्त व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो पहला नियम यहीं से मैं आपको वर्तनी शुद्धि का बतला दूं, कभी भी उच्चिप्त व्यंजन वर्णों से हिंदी भाषा में कोई भी शब्द का प्रारंभन नहीं होगा। ठीक, जैसे कि मैं लिखता हूं साहब यहां पर डमरू, तो डमरू में जो है नीचे उच्चिप्त नहीं आता। ये कारण है, उच्चिप्तों का प्रयोग हमेशा शब्द के बीच में किया जाएगा या तो अंत में किया जाएगा, कभी भी कोई भी शब्द उच्चिप्त से प्रारंभ नहीं होगा। ठीक, समझ में आई बात। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल बतला दूं, पढ़ना, मैंने यहां पर लिखा है साहब सड़क, यहां पर मैंने लिखा है साहब सड़ना, यहां पर मैंने लिखा है साहब अकड़ना या अकड़। तो कभी भी ध्यानपूर्वक सुनना, उच्चिप्त व्यंजन वर्णों का प्रयोग कभी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं होगा। इनका प्रयोग सामान्यतः मध्य में या अंत में देखने को मिलता है। तो पहला तो नियम यही है। ठीक, समझ में आई बात। यदि यहां पर मैं लिख दूं साहब बतलाओ ढक्कन, ये वाला सही है कि ढक्कन ये वाला सही है, तो आपको पता होना चाहिए कि साहब कभी भी उच्चिप्त व्यंजन वर्णों से शब्द प्रारंभ ही नहीं होता, अर्थात ये गलत होगा, ये सही होगा। ठीक, समझ में आई बात। तो पहला नियम आप समझ गए। दूसरा और मैं बतला देता हूं। दूसरा ये है कि ध्यानपूर्वक सुनना, जब अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखा जाए, जब अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखा जाए तो उनमें कभी भी उच्चिप्त का प्रयोग होगा ही नहीं। यदि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, बोर्ड ये वाला सही है कि बोर्ड ये वाला सही है, यदि ये ऑप्शन में याद है तो ध्यानपूर्वक सुनना, अंग्रेजी के शब्दों को जब हिंदी में लिखा जाए तो कभी भी उच्चिप्त का प्रयोग नहीं होगा, अर्थात ये वाला तो सही हो ही नहीं सकता, ये वाला सही होगा बोर्ड। यदि मैं लिखता हूं साहब बताओ रेडियम, ये वाला सही है कि रेडियम ये वाला सही है, यदि डा के नीचे बिंदी लगी है तो समझ जाना कि कभी भी उच्चिप्त का प्रयोग कभी भी नहीं होगा, अर्थात रेडियम, अर्थात अंग्रेजी के शब्दों को जब भी हिंदी में लिखा जाता तो कभी भी उच्चिप्त नहीं आएंगे। तो रेडियम। यदि मैं बोलता हूं रेडियो, अब ध्यान सुनना, रेडियो ये वाला सही है कि रेडियो ये वाला सही है कि रेडियो ये वाला सही है। तो कई लोग जो है कंफ्यूज होते हैं कि साहब कौन सा रेडियो सही है। तो ध्यान सुनना, अधिकांश विद्यार्थी सी ऑप्शन में जाएंगे। क्यों अंजो, जाओगे कि नहीं जाओगे? कि रेडियो जो है अभी तक तो मैंने ये जो हिंदी में यही इसी तरीके से देखा। ध्यान सुनना, रेडियो ये वाला सही होता है, रेडियो। ठीक, समझ में आई बात। तो मैंने आपको जो है दूसरा नियम बतला दिया कि वर्तनी शुद्धि के अंतर्गत आपको विशेष रूप से ये वाला देखना है। तीसरा में एक चीज बतला दूं, ध्यान सुनना, तीसरा मैं आपको बतलाऊं, अधिकांश स्त्रीवाचक शब्दों में, अधिकांश स्त्रीवाचक जो शब्द रहते हैं उनके अंत में आपको दीर्घ की मात्रा देखने को मिलेगी। तो प्रश्न बनता है ये दीर्घ की मात्रा क्या कहलाती है? तो मैं आपको कई बार बतला चुका हूं, यदि किसी शब्द के अंत में बड़ा आ मिल जाए, बड़ी ई मिल जाए, बड़ा ऊ मिल जाए, तो ये कहलाती है सब दीर्घ की मात्राएं। ठीक, समझ में आई बात। इनको मात्रात्मक रूप में लिखोगे तो ये होगा, इसको मात्रात्मक रूप में लिखोगे तो ये होगा, इसको मात्रात्मक रूप में लिखोगे तो ये होगा। अर्थात अधिकांश स्त्रीवाचक शब्दों के अंत में आपको, अधिकांश की बात कर रहा हूं, कुछ अपवाद छोड़कर, अधिकांश स्त्रीवाचक शब्दों के अंत में आपको दीर्घ की मात्रा देखने को मिलेगी। तो यदि कोई पूछता है साहब ये बतलाओ, ये श्रीमती ये वाला सही है कि श्रीमती ये वाला सही है, तो आप बोलोगे कि सब सेकंड नंबर वाला, फर्स्ट वाला नहीं है। ठीक, समझ में आई बात। लेकिन अधिकांश आप लोग ऐसा लिखते होगे,
लेकिन बी वाला सही है। समझ में आई बात? तो श्रीमती, अधिकांश स्त्रीवाचक शब्दों के अंत में आपको दीर्घ की मात्रा मिलेगी। यदि मैं बोलता हूं बतलाओ पत्नी, ये वाला सही है कि पत्नी ये वाला सही है? तो ए फॉर एप्पल सही है कि बी फॉर बॉल सही है? तो अब अधिकांश विद्यार्थी बोलते होंगे कि साहब पत्नी में अभी तक तो मैं जो है उसको छोटा ही मानता था, ये आपका भ्रम है। ठीक, स्त्रीवाचक जो शब्द होता है उसमें जो है पत्नी नाम है बड़ी की मात्रा उपयोग की जाएगी। ठीक, समझ में आई बात? तो अधिकांश स्त्रीवाचक शब्दों में जो है आपको दीर्घ की मात्रा देखने को मिलेगी। यदि मैं बोलता हूँ लक्ष्मी, किस तरीके से लिखा जाता है? तो लक्ष्मी में माँ में बड़ी की मात्रा, नदी, नदी में नाम है बड़ी की मात्रा। समझ में आई बात? आई बात समझ में? कुछ अपवाद छोड़कर, जैसे कि मैं लिखता हूं औरत, औरत में ता में औरता नहीं होता, ताई होता, अर्थात ये अपवाद है, अपवाद है ना। दुल्हन नाम है हर्षव की मात्रा है। तो इन दोनों अपवादों को ध्यान रखकर अधिकांश स्त्रीवाचक शब्दों में जो है आपको दीर्घ की मात्रा देखने को मिलेगी। इसी के जस्ट साथ जो है एक और आप नियम समझ लो कि अधिकांश पुरुषवाचक शब्दों के अंत में आपको ह्रस्व की मात्रा देखने को मिल जाती है। अधिकांश पुरुषवाचक शब्दों के अंत में आपको ह्रस्व, ह्रस्व का अर्थ ये होता है यदि किसी भी शब्द के अंत में आपको छोटा आ देखने को मिल जाता है, छोटी ई देखने को मिल जाता है, या छोटा ऊ देखने को मिल जाता है, या छोटा ऊ देखने को मिल जाता है, तो यहां पर समझ जाओ कि साहब अधिकांश पुरुषवाचक शब्दों के अंत में आपको ह्रस्व की मात्रा या लघु की मात्रा देखने को मिलती है। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर नर, रा में छोटा, छोटा नरा नहीं होता, नर होता है। ठीक, यदि यहां पर मैं लिखता हूं, साहब ध्यान सुनना, यहां पर मैंने लिख दिया पुरुष, तो यहां में शा में छोटा आ रहता है। यदि यहां पर मैं लिखता हूं वर, यदि यहां पर मैं लिखता हूं पति, तो अधिकांश पुरुषवाचक शब्दों के अंत में आपको ह्रस्व की मात्रा देखने को मिल जाती है, कुछ अपवादों को छोड़कर। अपवाद भी देखते हुए चले। दूल्हा, ला में बड़ा की मात्रा होती है, दुल्हन नाम में छोटा, है ना? समझ में आई बात? बस वो जो है अपने समय में बस बड़ा और छोटा होता है। ठीक, समझ में आ रही है बात? मैं बिल्कुल। तो यहां पर दूल्हा, और एक और याद रखना साहब, आदमी। तो दो अपवाद याद रखना कि दो शब्द ऐसे होते हैं पुरुषवाचक शब्द के जहां पर जो है यहां पर दीर्घ की मात्रा देखी जाती है, लेकिन अधिकांश जो है पुरुषवाचक शब्दों के अंत में आपको ह्रस्व की मात्रा देखने को मिलेगी। तो वर्तनी शुद्धि का जो है तीसरा मैंने आपको नियम बता दिया। इसके पश्चात जो है कुछ चीजें और आपको याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। कहते हैं कि सब कुछ शब्द हैं, जैसे कि कहते हैं कि कुछ एक प्रत्यय है जिसका नाम है कर्ण, एक कर्ण प्रत्यय होता है साहब। ठीक, एक और दूसरा मैं आपको बतला दूं, एक दूसरा प्रत्यय है जिसका नाम है या। कहते हैं कि जब भी कर्ण प्रत्यय किसी भी मूल शब्द के साथ में जुड़ेगा, जब भी कर्ण प्रत्यय किसी मूल शब्द के साथ में जुड़ेगा, तो वो जो है मूल शब्द के अंत में उसको बड़ी ई की मात्रा करते हुए कर्ण नामक शब्द से जुड़ जाता है। ठीक, समझे? कोई दिक्कत? तो मैंने जैसे कि लिखा साहब प्रस्तुत, प्रस्तुत कहा जाता है कि मूल रूप से ऐसा ही लिखा जाएगा, लेकिन जैसे ही इसमें कर्ण नामक प्रत्यय जुड़ेगा, जैसे ही इसमें कर्ण नामक मैं प्रत्यय जोड़ूंगा, तो कहते हैं कि अंत में बड़ी की मात्रा अपने आप चढ़ जाएगी। प्रस्तुतिकरण ये होता है साहब। ठीक, समझ में आई बात? आई बात समझ में? ठीक, जैसे कि मैंने लिखा यहां पर केंद्र, तो यहां पर हो जाएगा साहब, जैसे कर्ण प्रत्यय जुड़ जाएगा तो केंद्रीकरण। ठीक, समझ में आई बात? यहां पर मैं लिखता हूं साहब एक शब्द है सशक्त, जैसे ही इसमें कर्ण प्रत्यय जुड़ेगा तो सशक्तिकरण। ठीक, समझ में आई बात? तो ये जो है प्रस्तुतिकरण, केंद्रीकरण, सशक्तिकरण, मूल शब्द तो सशक्त है, मूल शब्द तो केंद्र है, मूल शब्द तो प्रस्तुत है, लेकिन कर्ण प्रत्यय जब भी जुड़ता है तो अंत, मूल शब्द के अंत में जो है उसको बड़ी की मात्रा जोड़ते हुए खुद जो है जुड़ जाता है। तो प्रस्तुतिकरण है, ठीक, केंद्रीकरण है, सशक्तिकरण है, इस तरीके के शब्द आपको जो है देखने को मिल जाते हैं। ठीक, समझ में आई बात? या प्रत्यय के बारे में और समझ लो। कहते हैं यदि मूल शब्द के अंत में या प्रत्यय जुड़ जाए,
कहा जाता है यदि मूल शब्द के अंत में या नामक एक प्रत्यय जब भी जुड़ता है, या नामक प्रत्यय जब भी जुड़ता है तो ये क्या करता है, मूल शब्द की अंतिम मात्रा को लघु की मात्रा कर देता है। जैसे मैंने लिखा यहां पर लड़की एक वचन, या यहां पर एक और नियम बोल सकते हैं साहब, एक वचन, जब एक वचन वस्तु व्यक्ति या कोई भी हो उसके अंत में यदि या प्रत्यय जुड़ जाए तो उसका जो है एक वचन शब्द के अंतिम जो मात्रा है उसको लघु की मात्रा में कन्वर्ट कर देगा। जैसे लड़की में या प्रत्यय जुड़ जाए, लड़की में या प्रत्यय जैसे जुड़ता है तो आ जाता है साहब लड़कियां, अर्थात बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा में कन्वर्ट कर दिया। ठीक समझ में आई बात, लड़कियां। इसी तरीके से याद रखना यदि आपच जरूर है, दवाई में यदि मैं या प्रत्यय जोड़ूंगा तो ये जो आ जाता है साहब दवाइयां। अधिकांश मेडिकल स्टोरों में जो है बड़ी की मात्रा देखने को मिलती है, लेकिन ये शुद्ध रूप हिंदी का यही है, दवाइयां। इसी तरीके से आपको मैं बोलता हूं अच्छाई का बतलाओ तो अच्छाइयां। ठीक समझ में आई बात, अच्छाइयां। यहां पर हो जाएगा अच्छाइयां, यहां पर हो जाएगा साहब बुराइयां, यहां पर हो जाएगा लड़ाई तो लड़ाइयां। तो यहां पर जब भी इन शब्दों को देखा जाए तो इसकी जो है दीर्घ की मात्रा को या प्रत्यय लघु की मात्रा में कन्वर्ट कर देता है। तो बुराइयां, अच्छाइयां, दवाइयां, ठीक, लड़ाइयां, इस तरीके से याद रखो। इसके पश्चात जो है एक चीज और याद रखना है, एक और नियम मैं आपको बतला देता हूं। एक और नियम मैं आपको बतला देता हूं, शब्द शुद्धि का एक और नियम मैं आपको बतला देता हूं, ध्यान से सुनना। जब भी यदि किसी मूल शब्द के अंत में, यदि किसी मूल शब्द के अंत में आपको वृंद देखने को मिल जाए, आपको यहां पर परिषद देखने को मिल जाए, आपको यहां पर भक्त देखने को मिल जाए, आपको यहां पर गण देखने को मिल जाए, तो ध्यान से सुनना, यदि मूल शब्द के अंत में आपको यदि ये वृंद, परिषद, भक्त और गण नामक शब्द जब भी जुड़ता है तो मूल शब्द का अंतिम वर्ण को लघु कर देता है। जैसे कि मैं आपको बतला दूं, यहां पर मैंने लिखा साहब मंत्री, मंत्री ऐसा लिखा जाएगा, लेकिन जैसे इसमें परिषद नामक शब्द को जोड़ोगे तो ये हो जाता है साहब मंत्री परिषद, मंत्री परिषद हो जाता है, अर्थात त्रा की मात्रा को छोटी की मात्रा कर देता है। इसी तरीके से याद रखना स्वामी इस तरीके से लिखा जाएगा, लेकिन जैसे इसमें भक्त जुड़ जाए तो यहां पर हो जाता है साहब स्वामी भक्त, यहां पर हो जाता है स्वामी भक्त। अर्थात कुछ ऐसे शब्द हैं जो समूह का बोध कराते हैं, जब ये किसी मूल शब्द के साथ जुड़ते हैं तो ये जो है अंतिम मात्रा को जो है लघु की मात्रा में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैंने लिखा स्वामी प्लस भक्त इक्वल टू हो जाएगा, तो माँ में बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरीके से याद रखना, यहां पर मैंने लिखा साहब पक्षी, यहां पर लिखा मैंने वृंद, जब ये आपस में जुड़ेगा तो यहां पर हो जाएगा साहब पक्षी वृंद। तो मैंने आपको जो है नेक्स्ट बतला दिया कि साहब यदि आपको वृंद, परिषद, भक्त और गण नामक शब्द यदि किसी मूल शब्द के साथ जुड़े तो उसकी अंतिम मात्रा को लघु की मात्रा में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक समझ में आई बात? आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। अब इसके पश्चात जो है कुछ शब्दों को अपन को विशेष रूप से, अब मैं जो है वर्तनी शुद्धि का कुछ और नियम है जिनके बारे में मैं जो है नेक्स्ट पार्ट में बतलाऊंगा।